नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण, जहां दुनिया जंग से दंग है, मिसाइलों की हुंकार है, ड्रोन की दहाड़ है, हर तरफ कोहराम है, चीख पुकार है और आम इंसान का जीना अब मुश्किल हो चुका है। क्यों? क्योंकि आक्रमण का रण तो हर तरफ तैयार है। कहीं सरहदों पर बारूद बिछी, कहीं समुद्र में युद्धपोत डटे, कहीं आसमान में फाइटर जेट गश्त कर रहे हैं तो कहीं सैटेलाइट से निगरानी तेज हो चुकी है। बातचीत की मेजें भी सजी तो हुई हैं, लेकिन हथियारों की नुमाइश के साथ। अब कूटनीति के शब्द नरम जरूर हैं, लेकिन रणनीति के इरादे गरम नजर आते हैं। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हुई है जहां पर शांति की उम्मीद भी है और संघर्ष की आशंका भी। जंग और सिर्फ जंग। दुनिया इस शब्द से थक चुकी है। कभी गाजा में गदर, कभी सीरिया में कोहराम, यूक्रेन रूस में लगातार कत्लेआम और अब ईरान और अमेरिका के बीच में बढ़ता तनाव। 3 तस्वीरें, 3 मोर्चे, लेकिन हालात एक जैसे। क्या है वो 3 तस्वीरें दिखाते हैं? दरअसल ये है वो 3 तस्वीरें जहां पर जुबान पर बातचीत और मैदान में हथियार तैनात है। पहली तस्वीर जो आती है जिनेवा शांति वार्ता के लिए, मेज सजी हुई है, कैमरों के सामने कूटनीति की मुस्कान है, लेकिन बयान बेहद तल्ख है और पीछे से हथियारों की तैयारी भी जारी है, यानी संवाद भी और संदेह भी। जो दूसरी तस्वीर है वो वॉशिंगटन और तेहरान की। डोनाल्ड ट्रंप और आयतुल्ला खामनेई दोनों अपने अपने रुख पर अड़े गए, एक दबाव की रणनीति पर तो दूसरा प्रतिबंध हटाने की शर्त पर। बातचीत की बात हो रही है, लेकिन भरोसे की नींव अभी भी कमजोर है। सवाल यह है, क्या ये कूटनीति है या फिर शतरंज की नई चाल? और जो तीसरी तस्वीर नजर आती है वो रूस और यूक्रेन की। 4 सालों से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन बारूद की गंध अभी भी हवा में है। ड्रोन, मिसाइलें, हमले और जवाबी हमले। हर दिन नई तबाही है, हर रात नए धमाके हैं। शांति की कोशिशें तो होती है, लेकिन जमीन पर शोले अब और भी ज्यादा भड़क रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें जो आक्रमण की तस्वीर को दर्शाती है। सवाल ये, क्या दुनिया बातचीत के रास्ते आगे बढ़ेगी या हथियारों की भाषा ही अब आखिरी सच बनेगी? क्योंकि आज हालात ये हैं कि मेज भी सजी है और मोर्चा भी लगा हुआ है। तो चलिए अब करते हैं आक्रमण की शुरुआत। बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग के साथ। आक्रमण की पहली वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ ईरान की बड़ी तैयारी नजर आती है। जी हां, IRGC अब नौसेना ने बड़ा युद्ध अभ्यास किया। हॉर्मुज में ईरानी नौसेना ने अभ्यास किया है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये युद्ध अभ्यास कोई साधारण युद्ध अभ्यास नहीं है। समझिए, ऐसे वक्त में युद्ध अभ्यास जब ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर हमला करने को आमादा है, बस तैयार है, हरी झंडी का ये कहा जाए कि बस देरी भर है। और इस बीच IRGC नौसेना ने युद्ध अभ्यास किया, क्योंकि लगातार अमेरिका समंदर के ही माध्यम से घेराबंदी कर रहा है ईरान की। हॉर्मुज में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये कितना महत्वपूर्ण है? उस जगह पर ईरान की नौसेना अभ्यास कर रही है, जिस जगह पर अमेरिका ने अपने अलग अलग युद्ध पोतों को तैनात करके रखा है। डिप्लॉयमेंट बड़े स्तर पर, और आज भी ऐसी ही तस्वीर नजर आई। ये युद्ध अभ्यास अपने आप में बड़ा गंभीर है। इसी बीच आइए एक और बड़ी खबर, बड़ी वॉर ब्रेकिंग तनाव से जुड़ी हुई। तो वॉर ब्रेकिंग क्या है? तनाव के बीच में अमेरिका से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने GBU-57 बम का ऑर्डर दे दिया है। जी हां, ये GBU-57 बंकर बस्टर बम अब अमेरिका खरीदने की तैयारी कर रहा है। बंकर बस्टर बताया जाता है $100 मिलियन का ये सौदा है, जो जल्द ही होता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका की तरफ से, जो दावे किए जा रहे हैं। और ये बंकर बस्टर बम, उसकी एक तस्वीर इस तरह की होती है। ये जो बताया जा रहा है GBU-57 बम जिसका ऑर्डर दिया गया, इसकी क्या खासियत है वो भी आपको बताएंगे। क्या अमेरिका ईरान में GBU-57 बंकर बस्टर बम फोड़ने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि जिस तरह से ऑर्डर दिए गए, जिस तरह से अपनी सैन्य ताकत को मजबूत किया जा रहा है, वो बड़ी बात है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ईरान का क्या दम निकलेगा इस GBU-57 से। अमेरिका GBU-57 बंकर बस्टर बम खरीदने की तैयारी कर रहा है, जो जानकारी सामने आई है। इसके अलावा बोइंग कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर यूएस ने दरअसल साइन कर दिए हैं, इसीलिए इससे स्पष्ट हो जाता है
अब $100 मिलियन की डील हो सकती है। 100 मिलियन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण ये पूरी राशि है। वहीं जून में ईरान पर दरअसल GBU-57 का पहले इस्तेमाल किया था और 1 या 2 नहीं 14 GBU-57 का इस्तेमाल किया और अब और अपने बेड़े में इसको बढ़ाने की कोशिश तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अब इसकी खासियत समझिए। GBU-57 जिसका वजन तकरीबन 13,608 किलोग्राम होता है, जिसकी लंबाई लगभग 20 फीट की है, जिसकी क्षमता 200 फीट की गहराई में हमला करने की है। समझिए 200 फीट की गहराई तक हमला कर सकता है। अब रणनीति क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। रणनीति क्या इस बार भी ईरान पर GBU-57 से ही हमला होगा? क्या इसी की ही बड़ी तैयारी नजर आ रही है? क्योंकि ऐसे समय में जो ये डील हुई $100 मिलियन की, वो तो यही दर्शाती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आइए आपको बताते हैं, मिडिल ईस्ट से ही जुड़ी हुई वॉर ब्रेकिंग। B-52 बॉम्बर्स की मूवमेंट नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स पूरी तरह से तैयार हैं। B-2 बॉम्बर्स की मूवमेंट यहां पर देखी जा रही है। F-15 फाइटर जेट की अतिरिक्त तैनाती भी यहां पर की गई है। हाई अलर्ट पर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट पहले ही रखे जा चुके हैं। मिडिल ईस्ट में किस तरह से तनाव है, वो तनाव लगातार देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहां पर ये B-2 बॉम्बर्स की तैनाती नजर आती है और इन B-2 बॉम्बर्स को अगर आप देखेंगे तो किस तरह से यहां पर इनकी मूवमेंट से, और ये ऐसे समय पे ऐसी जगह पर मूवमेंट हो रही है जहां पर पहले से ही बड़ा तनाव है। कहा जा रहा है कि बड़े स्तर पर इनकी तैनाती की हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि F-15 फाइटर जेट की भी अतिरिक्त तैनाती है। B-2 बॉम्बर्स अटैक के तैयार हैं। बॉम्बर्स की मूवमेंट यहां पर देखी गई। इन मूवमेंट्स का क्या मतलब है? अब स्ट्राइक एयरक्राफ्ट अलर्ट पर भी रखे गए हैं। समझिए तल्खी है, जुबानी जंग है, हथियारों की नुमाइश है, लेकिन इन सब के बीच में एक नई कूटनीतिक चाल। ईरान बात करने को तैयार तो है लेकिन शर्तों के साथ। अब अमेरिका तैयार है लेकिन अपने तेवर बरकरार रखना चाहता है। तो क्या परमाणु टकराव की राख से ही अब समझौते की चिंगारी निकलेगी? ईरान के हथियार मोर्चे पर डटे हैं। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में बैलिस्टिक मिसाइलें अलर्ट मोड पर है। खाड़ी के पानी में अमेरिकी युद्धपोत की हलचल तेज है। एक तरफ ईरान की हुंकार है, दूसरी तरफ अमेरिका का सख्त संदेश है। भाषा संयम की सीमा लांघकर कोहराम के मुहाने पर खड़ी है। बस जंग की मुनादी बाकी है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। तनाव के धुएं के बीच कूटनीति की धीमी आंच चल रही है। ओमान की मध्यस्थता में बैक चैनल बातचीत जारी है और जिनेवा की सरजमी पर अगला दौर तय है। ईरान कह रहा है पहले प्रतिबंध हटाओ, अमेरिका कह रहा है पहले भरोसा दिखाओ। तो क्या मिसाइलों की गड़गड़ाहट थमेगी? क्या प्रतिबंधों की जंजीरें टूटेंगी? फिलहाल मोर्चे भी सज चुके हैं और मेज भी लग चुकी है। अब फैसला वार करेगा या संवाद। बहरहाल मध्य पूर्व की तपती जमीन पर एक बार फिर कूटनीति की बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ महाशक्ति अमेरिका। तनाव अपने चरम पर है। प्रतिबंधों की जंजीरें कसी हुई हैं। खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती जारी है। लेकिन अब तेहरान से एक बड़ा संकेत आया है। ईरान ने कहा कि वो परमाणु समझौते पर बात करने को राजी है, लेकिन पहले हटेंगी पाबंदियां, तभी आगे बढ़ेगी बातचीत। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवाची ने साफ कहा कि गेंद अब अमेरिका के पाले में है। तेहरान का साफ संदेश है, अगर वाशिंगटन ईमानदार है तो पहले प्रतिबंधों में राहत दे। याद दिला दे, साल 2018 में ट्रंप ने ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल दिया था। इसके बाद प्रतिबंधों की बौछार हुई, तेल निर्यात पर वार हुआ, बैंकिंग सेक्टर पर प्रहार हुआ।
और ईरान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की हलचल, ईरान की मिसाइल ताकत, ड्रोन कार्यक्रम और पश्चिमी देशों की चिंता है, लेकिन उम्मीद की किरण अभी बाकी है। दोनों देश सीधे नहीं लेकिन बातचीत की मेज पर हैं। क्या अमेरिका पहले प्रतिबंध हटाएगा? क्या ईरान संवर्धन पर नरमी दिखाएगा? या फिर ये बातचीत भी इतिहास के पन्नों में एक और असफल कोशिश बनकर रह जाएगी? और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग है। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जंग की तैयारी। जी हां, मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग झेलने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के 56,000 सैनिक यहां पर तैनात किए गए हैं और बताया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की भी बड़े स्तर पर तैयारी है। प्रॉक्सी गुटों पर भी अब जमीनी हमला हो सकता है, ऐसी भी जानकारी है। यानी कि चाहे बात हिजबुल्लाह की हो, हुती की हो, वहां हमास के लिए तो पहले ही बड़ी परिस्थितियां बिगड़ी हुई नजर आती हैं, लेकिन माना जा रहा है ऐसे तमाम प्रॉक्सी संगठन जो ईरान का सपोर्ट करते हैं या फिर जिनको एक तरह से ईरान सपोर्ट करता है, अब उन पर भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अब ग्राउंड ऑपरेशन में आखिर क्या किया जाएगा? ये 56,000 सैनिक आखिर तैनात किए गए हैं, तो क्या रणनीति है डोनाल्ड ट्रंप की? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और आखिर कब इस तरह के ऑपरेशंस की तस्वीर नजर आएगी? अब इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद से जुड़ी हुई वॉर ब्रेकिंग है। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद का बड़ा बयान है। बैलिस्टिक मिसाइल पर कोई बातचीत नहीं होगी, यह स्पष्ट किया जा चुका है। एक बार फिर बात दोहराई है, ईरान और यूएस के बीच की जो बातचीत है वो सकारात्मक रूप में हो और बातचीत पर कोई भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, ये बात भी स्पष्ट कही जा चुकी है। पहले कहा जा चुका है कि बातचीत लगातार सकारात्मक हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। और जो दूसरे दौर की बातचीत है उससे भी ऐसी ही उम्मीद बनती हुई नजर आती है। लेकिन आखिर इस मुलाकात में क्या होगा, ये देखने वाली बात है। जिनेवा में बैठक होने वाली है, उसके पहले से बयानबाजियों का दौर है और ये कहा जाए दबाव बनाने की कोशिशें भी लगातार दोनों तरफ से की जा रही है। अब जिनेवा बैठक से पहले ईरान ने अमेरिका को 2 टूक कह दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल पर कोई भी बातचीत नहीं होगी, ये क्लियर कट मैसेज एक तरह से दिया जा रहा है। अब समझिए, जिनेवा में कोई चूक ना हो, यह भी कोशिश है। यूरेनियम संवर्धन को खत्म करने पर जोर लगातार दिया जा रहा है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन को खत्म करना मंजूर नहीं है। सिर्फ परमाणु के मुद्दे पर अमेरिका से बात की जाएगी। अगर डील चाहते हैं तो परमाणु मुद्दों पर ही बात करें, ये बात भी उप विदेश मंत्री ने कही। इतना ही नहीं, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर भी कोई बातचीत नहीं की जाएगी ईरान की तरफ से, यह भी स्पष्ट मैसेज दिया जा चुका है। बैलिस्टिक मिसाइल ने ईरान को हमेशा से एक तरह से सपोर्ट किया है और यह भी स्पष्ट उनकी तरफ से कहा गया कि जब जब इजराइल या अमेरिका ने ईरान पर हमले किए या निशाना साधा तो इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों का एक तरह से उनको सपोर्ट रहा और इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों ने ईरान की रक्षा की। तो आखिर उन पर समझौता कैसे किया जा सकता है? तो क्लियर कट मैसेज है। लेकिन एक तरफ क्लियर कट मैसेज ईरान का, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान को लगातार दे रहे हैं धमकी। जी हां, ट्रंप ने ईरान को फिर से दी है बड़ी धमकी। समझौता नहीं तो हमला नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट कर रहे हैं। ईरान सिर्फ बात कर रहा है और कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं कर रहा है। ईरान मनचाही डील करना चाहता है जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं होगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। जिनेवा में मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में कई अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होगी जो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की तरफ से तैयार की गई, लेकिन ईरान की शर्तें उससे अलग हैं। तो क्या अमेरिका ईरान पर पहला हमला समंदर से करेगा? ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है वो भी जरा आपको बताते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि ईरान पर समंदर से हमले को लेकर लगातार डोनाल्ड ट्रंप की धौंस नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि हमले की रणनीति पर लगातार मंथन जारी है। पेंटागन ट्रंप को लगातार अपडेट भी कर रहा है। ईरान को सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये बात भी स्पष्ट तौर से कही जा रही है। अब दूसरी तरफ यूएस की जंगी तैयारी भी है। मिडिल ईस्ट में 2 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। मध्य पूर्व के बेस पूरी तरह से एक्टिव नजर आते हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में भी साजो सामान पूरी तरह से तैनात अमेरिका की तरफ से किया गया।
ईरान को बातचीत में उलझाने की भी बड़ी रणनीति है और ये कहा जाए कि यही रणनीति है। ईरान को लगातार इतना उलझाए रखो, इतना इस परिस्थिति को खींचते रहो कि ईरान को अपने आप थक हार कर स्थिति के लिए सरेंडर करना पड़ेगा। अब दुश्मनी की दीवारें ऊंची है, भरोसे की जमीन बंजर है, मिसाइलें तनी है, बयान गरम है। लेकिन अब एक बड़ा संकेत, क्या ट्रंप खामनेई से मिलने को तैयार हैं? क्या 3 दशक की कड़वाहट खत्म होगी या ये भी कूटनीतिक शतरंज की एक नई चाल है? तनाव कायम है, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। महाशक्ति अमेरिका और पश्चिमी एशिया की बड़ी ताकत ईरान एक बार फिर बातचीत की दहलीज पर खड़े हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो ट्रंप सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता से मिलने को तैयार है, और वो सर्वोच्च नेता है आयतुल्लाह अली खामनेई। 4 दशक से ज्यादा समय से वाशिंगटन और तेहरान के बीच सिर्फ आरोप, प्रतिबंध और धमकियां चली हैं। ऐसे में अगर ट्रंप और खामनेई आमने सामने बैठते हैं तो ये ऐतिहासिक होगा। लेकिन सवाल है क्यों? रूबियो ने साफ कहा कि ये मुलाकात सहमति के लिए नहीं, समाधान के लिए होगी। मतलब साफ है, मतभेद बरकरार है, लेकिन संवाद से इनकार नहीं है। दरअसल तनाव की असली जड़ ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। तेहरान का दावा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। वाशिंगटन का आरोप है कि ईरान हथियार क्षमता के करीब पहुंच रहा है। अब ट्रंप का संदेश क्या है? सीधी बात, सीधा संवाद, सीधा समाधान। रूबियो ने यूरोपीय नेताओं से भी कहा कि अमेरिका अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटेगा। मतलब वाशिंगटन अपने सहयोगियों को भरोसा दिलाना चाहता है कि कूटनीति कमजोरी नहीं, रणनीति है। लेकिन तेहरान क्या करेगा? ईरान पहले ही कह चुका है कि पहले प्रतिबंधों में राहत, फिर समझौते की बात। तो क्या ट्रंप सख्ती और संवाद दोनों रास्तों पर एक साथ चल रहे हैं? दुनिया की निगाहें टिकी हैं। क्या ये पहल रंग लाएगी? क्या 4 दशक पुरानी कड़वाहट पिघलेगी? क्या मिसाइलों की जगह हाथ मिलेंगे, या ये सिर्फ बयानबाजी है जो सुर्खियां तो बनाएगी लेकिन हालात नहीं बदलेगी? तो क्या इतिहास बनता दिख रहा है या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? ट्रंप और खामनेई अगर आमने सामने आए तो क्या दुश्मनी खत्म होगी, या ये मुलाकात भी एक नई सियासी चाल साबित होगी? फिलहाल संकेत मिले हैं, इंतजार जवाब का है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, वॉर ब्रेकिंग नेतन्याहू से जुड़ी हुई। नेतन्याहू ने ईरान को दी है बड़ी चेतावनी। तो नेतन्याहू ने ईरान को दे दी है बड़ी चेतावनी और डील से पहले कड़ी शर्तें माननी होगी। ईरान से बाहर जाना, यूरेनियम चाहिए, ये स्पष्ट कहा है। परमाणु उपकरणों को नष्ट करना ही होगा। ये चेतावनी किसने दी है? ये चेतावनी आ रही है इजराइल की तरफ से। दरअसल इजराइल ही है वो देश जो लगातार ईरान को दबाव बनाना चाहता है और उसका जरिया एक तरह से अमेरिका है। अमेरिका के जरिए ही ईरान को घेरने की कोशिश है और इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के पास में यूरेनियम संवर्धन हो, और इसीलिए कहा जा रहा है डील से पहले कड़ी शर्तें माननी होगी और यूरेनियम ईरान में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इजराइल बखूबी जानता है कि ईरान के पास में अगर यूरेनियम रहा तो वो बनाएगा परमाणु बम, और परमाणु बम का सबसे ज्यादा खतरा है इजराइल को। अब क्या ईरान पर दोहरा अटैक होने वाला है? अमेरिका और इजराइल दोनों की तरफ से अपने आप में ये बड़ा सवाल है। ईरान क्या दोहरी मार झेलेगा? इजराइल की शर्त है कि पहले यूरेनियम ईरान से बाहर जाए। दूसरी तरफ जिस तरह के हालात हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट की क्षमता भी पूरी तरह से खत्म हो ईरान की, परमाणु उपकरण भी नष्ट किए जाएं और सैन्य ताकत में भी बड़ी कटौती की जाए।
वहीं नेतन्याहू की तैयारी है कि नेवी का युद्धाभ्यास लगातार किया जा रहा है। आईडीएफ की सभी यूनिट्स को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर और एक्टिवेट करके रखा है। इंटेलिजेंस यूनिट लगातार इकट्ठा की जा रही है। नेतन्याहू और ट्रंप एक दूसरे के संपर्क में कंटिन्यूसली हैं, जो भी सिचुएशन है उसको लेकर भी। अब एक तरफ बातचीत की बात तो दूसरी तरफ हथियारों की बरसात। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ताकत का जमावड़ा बढ़ा रहा है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर ऐसी हलचल दिखी है जिसने पूरे क्षेत्र पर खलबली मचा दी। चीनी सैटेलाइट तस्वीरों पर बड़ा खुलासा हुआ है। क्या ये सिर्फ एहतियात है या फिर किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी? मिडल ईस्ट के आसमान में हलचल तेज है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिकी ताकत का बड़ा जमावड़ा दिखा है। चीनी सैटेलाइट तस्वीरों में कम से कम 16 KC-135 टैंकर विमान रनवे पर खड़े नजर आए हैं। KC-135 यानी हवा में ईंधन भरने वाला वो टैंकर जो लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता को हजारों किलोमीटर तक बढ़ा देता है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में टैंकर विमानों की तैनाती क्यों है? विशेषज्ञों का दावा है कि जब लंबी दूरी के ऑपरेशन की तैयारी होती है तो सबसे पहले टैंकर पहुंचते हैं। F-16 और F-35 जैसे लड़ाकू विमान हवाई ईंधन के बिना लंबी दूरी तक प्रभावी मिशन नहीं चला सकते। जून 2025 में ईरान के खिलाफ सीमित सैन्य कार्रवाई से पहले भी अमेरिका ने बड़ी संख्या में टैंकर विमानों को आगे बढ़ाया था। क्या इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी में है? इसी बीच एक और खुलासा हुआ कि अमेरिकी सेना के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की सटीक लोकेशन सामने आई है। सबसे पहले चीनी सैटेलाइट कंपनी मिजार विजन ने जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर थाड की तैनाती की तस्वीरें जारी की थी। यानी सिर्फ हमला ही नहीं, बचाव की तैयारी भी तेज है। दावा यह भी किया जा रहा है कि चीन ईरान को सैटेलाइट खुफिया और संचार सहायता दे रहा है। लेकिन अगर ये सच है तो मिडिल ईस्ट का टकराव अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक महदूद नहीं रहेगा। ये दो महाशक्तियों की जंग बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि वाशिंगटन एक तरफ बातचीत की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के ठिकानों पर हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ाते जा रहा है। क्या यह दबाव की रणनीति है या संभावित हमले से पहले की तैयारी है? क्योंकि जब टैंकर तैनात होते हैं तो लड़ाकू विमान दूर तक जाते हैं और जब एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय होते हैं तो खतरे की आशंका भी बढ़ जाती है। तो क्या ये सिर्फ सैन्य अभ्यास है या आने वाले किसी बड़े कदम की आहट है? और इस बीच एक बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पहुंचे हैं जेनेवा। जी हां, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अब जेनेवा पहुंचे हैं। बैठक में शामिल होंगे वो, और उसके पहले वो अब जेनेवा पहुंच चुके हैं। दूसरे दौर की बातचीत के लिए अराक्ची पहुंचे हैं। दरअसल अमेरिकी डेलीगेशन से अराक्ची ही एक तरह से नेतृत्व करेंगे। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी भी बैठक में शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से जेनेवा में ये बैठक होने वाली है उसके पहले यहाँ पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का यहाँ पर पहुँचना, ये तस्वीरें ये स्पष्ट बताती हैं कि किस तरह से ईरान की भी अपनी बड़ी तैयारी है। दूसरी तरफ जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिकी डेलीगेशन भी यहाँ पर
पहुंच रहा है। IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी भी बैठक में शामिल होंगे। दरअसल IAEA की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कि ईरान ने उन्हें खासतौर से यूरेनियम संवर्धन या फिर न्यूक्लियर साइट्स पर जाने की परमिशन नहीं दी। हर बार जब कोशिश की गई डेलीगेशन की जाने की, तो हर बार वहां से ऐसी परिस्थितियां बना दी गई कि IAEA की टीम वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। हालांकि इससे ईरान बार बार ये कहता है कि अभी भी वो स्वागत करता है। आपको बताते हैं कि तनाव के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच में मीटिंग जो हुई वो कहां हुई और किस रूप में हुई, उसका निर्णय क्या निकला। समझिए, जो पहली बैठक मस्कट यानी कि ओमान में हुई, जहां पर अमेरिका और ईरान आमने सामने थे। 6 फरवरी 2026 को ये मुलाकात हुई थी। अब जो दूसरी बैठक है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाली है और ये 17 फरवरी को ये बैठक होगी, यानी कि 2 दिन के बाद में। इस बैठक में महत्वपूर्ण माना जा रहा है हर एक लम्हा, और उस बैठक के पहले ये कहा जाए कि दबाव बनाने की रणनीति भी तैयार की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जेनेवा बैठक से पहले अमेरिका को बड़ी धमकी भी ईरान की तरफ से दी गई है। जी हां, अमेरिका को बड़ी धमकी है। जेनेवा बैठक से पहले ईरान के सेना प्रमुख ने ट्रंप को चेतावनी दी है, ईरान पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इसीलिए रणनीति बनाई जा रही है तो सोचने जरा। ईरान से युद्ध अमेरिका के लिए सबक होगा और ईरान के चीफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम की तरफ से ये बातें कही गई हैं। दरअसल भले ही जेनेवा में बैठक होने वाली हो और ये कहा जा रहा है कि ये शांति वार्ता है, लेकिन शांति वार्ता के पहले जो धमाकों की धमक, जो बार बार धमकियां दी जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि इस बार ये बैठक बेहद खास रहेगी। इस बैठक में क्या होगा देखने वाली बात है। अब ईरान के चीफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी में क्या कहा है? ईरान पर हमले से पहले 2 बार सोचें, आप अमेरिका को ये तैयार रहना होगा, और अमेरिका ने अगर इस तरह से कोई भी थॉट्स, मन में विचार अगर लाने की कोशिश की तो उसका अंजाम सही नहीं होगा। ट्रंप जंग चाहते हैं तो बातचीत आखिर क्यों कर रही है? सवाल पूछा। ईरान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा सबक सिखाएंगे कि ट्रंप और नेतन्याहू हमेशा याद रखेंगे। जिस तरह से धमकियां लगातार दी जा रही हैं उसका जवाब भी दिया जाएगा। एक तरफ बातचीत की बात, दूसरी तरफ हथियारों की रफ्तार और अब ऊर्जा के मोर्चों पर भी बड़ा दांव। अमेरिका ने अगली पीढ़ी का छोटा परमाणु रिएक्टर विशाल सैन्य विमान में लादकर कैलिफोर्निया से यूटा पहुंचा दिया। क्या ये सिर्फ परीक्षण है या फिर आने वाले युद्ध काल की तैयारी? ये तस्वीर सिर्फ एक उड़ान की नहीं बल्कि भविष्य की सैन्य रणनीति की है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अगली पीढ़ी का छोटा परमाणु रिएक्टर C-17 लोड एयर रिजर्व बेस कैलिफोर्निया से उड़ान भरकर हिल एयरफोर्स बेस यूटा लाया गया। अब इसे यूटा सैन्य राफेल एनर्जी लैब में जांच और परीक्षण के लिए रखा जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है जब एक एडवांस माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर सीधे सैन्य परीक्षण के लिए एयरलिफ्ट किया गया हो। सवाल है कि आखिर सेना को छोटे परमाणु रिएक्टर की जरूरत क्यों पड़ी है? आज की जंग सिर्फ टैंक और तोप से नहीं लड़ी जाती। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रडार नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ड्रोन कंट्रोल सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर आधारित है। इन सब को चाहिए 24 घंटे बिना रुके भारी बिजली। अगर युद्ध के समय पावर ग्रिड ठप हो जाए या दुश्मन सप्लाई लाइन काट दे तो सैन्य अड्डे पंगु हो सकते हैं। डीजल जनरेटर अस्थायी समाधान है, लेकिन परमाणु माइक्रो रिएक्टर सेना को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना सकता है। इस कदम को ट्रंप के उस आदेश से जोड़ा जा रहा है जिसमें अमेरिका की परमाणु ऊर्जा क्षमता तेजी से आधुनिक बनाने की बात कही गई थी। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी, खासकर AI और हाईटेक डिफेंस सिस्टम स्थिर और शक्तिशाली ऊर्जा के बिना संभव नहीं है।
इसलिए नियम आसान किए जा रहे हैं, नए रिएक्टरों के परीक्षण तेज किए जा रहे हैं और रक्षा ठिकानों को बाहरी ग्रिड से मुक्त करने की तैयारी हो रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब दुनिया के कई मोर्चों पर अमेरिका की तनातनी जारी है, ऐसे में सैन्य ठिकानों को स्वतंत्र ऊर्जा स्रोत देना एक बड़ा रणनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। मतलब साफ है, अगर हालात बिगड़े तो अमेरिकी बेस बिजली, कम्युनिकेशन और डिफेंस सिस्टम के मामले में किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये सिर्फ ऊर्जा परियोजना नहीं, ये युद्धकालीन तैयारी का ब्लूप्रिंट भी हो सकता है। एक तरफ बातचीत की मेज है, दूसरी तरफ मिसाइल शील्ड है, और जब परमाणु ऊर्जा से लैस सैन्य अड्डे हों, क्या ये ऊर्जा प्रभुत्व है या संभावित संघर्ष से पहले की कवायद है? इतना तय है कि आधुनिक युद्ध में जिसके पास स्थिर ऊर्जा होगी, उसके पास बढ़त होगी, और अमेरिका अपनी सेना को ऊर्जा के मोर्चे पर अजेय बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा चुका है। तो क्या ये भविष्य की जंग की तैयारी है या तकनीक आत्मनिर्भरता का नया अध्याय? फिलहाल आसमान में C-17 उड़ चुका है, रिएक्टर परीक्षण के दौर में है, और दुनिया ये देख रही है क्या अमेरिका सिर्फ हथियार नहीं बल्कि ऊर्जा से भी अपनी ताकत को और खतरनाक बना रहा है। और जिस तरह से तनाव में लगातार ईरान है, ईरान के लिए मदद भी आगे बढ़ रही है। बड़ी खबर यह है वॉर ब्रेकिंग कि तनाव के बीच ईरान की मदद के लिए अब रूस आगे आ चुका है। बड़ी खबर ये कि रूस ने ईरान में अब अपने Mi-28 हेलीकॉप्टर्स भेजे हैं। कार्गो प्लेन के जरिए Mi-28 को भेजा गया। रूस और ईरान की दोस्ती से दरअसल अब अमेरिका को भी टेंशन है, और बड़े स्तर पर जानकार भी यही कहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव नजर आता है, इसका फायदा रूस और चाइना उठा सकते हैं। रूस और अमेरिका की अदावत तो लगातार सामने आ ही रही है, जैसा हम लगातार देख रहे हैं नाटो और यूरोप वर्सेस अमेरिका के बीच में, नाटो वर्सेस रूस के बीच में, और अमेरिका को अब एक बार फिर से दबाव झेलना पड़ सकता है जिस तरह से ईरान रूस के साथ में अब दोस्ती बढ़ाता हुआ नजर आता है। तो क्या पुतिन की पहल से ट्रंप के खेमों में टेंशन बढ़ गई है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। ट्रंप का टेंशन किस तरह से पारा हाई हो रहा है समझिए। अगर जंग हुई तो ईरान के साथ में खुलकर रूस आ जाएगा, अभी भी जिस तरह से संकेत नजर आते हैं। अब मदद कैसे की है? M-28 हेलीकॉप्टर रूस से ईरान पहुंच रहे हैं। अमेरिका से तनाव के बीच में रूस से ये स्पेशल डिलीवरी एक तरह से हुई है ईरान में। बताया जा रहा है कि कार्गो प्लेन के जरिए रूस ने अपने साथी को Mi-28 हेलीकॉप्टर भेंट किया है। वहीं दूसरे सैन्य साजो सामान भी ईरान भेजे गए हैं। कुछ समय पहले भी हमने देखा था किस तरह से रूस की तरफ से मदद की गई है। वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक नया मोर्चा खुलता नजर आता है। ईरान के समर्थन में अफगानिस्तान का भी एक समर्थन है। खुलकर तालिबान सामने आ गया है। क्या ये सब बयान है या फिर क्षेत्रीय गठजोड़ की नई आहट? जब वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव चरम पर है, तभी काबुल से बड़ा बयान सामने आया। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अफगानिस्तान पड़ोसी देश ईरान की मदद करेगा। यानी तनाव अब दो देशों तक महदूद नहीं रहा। मुजाहिद ने साफ कहा कि अगर ईरान हमले की स्थिति में मदद मांगता है तो काबुल उसका साथ जरूर देगा। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि तालिबान युद्ध नहीं चाहता, मामला बातचीत से सुलझाना चाहिए। लेकिन साथ ये भी कहा कि ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है। यानी एक हाथ में कूटनीति, दूसरे हाथ में समर्थन का ऐलान। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान लंबी सीमा साझा करते हैं। एक तरफ शिया बहुल ईरान, दूसरी तरफ सुन्नी विचारधारा वाला तालिबान शासन। अफगान शरणार्थियों को लेकर दोनों के रिश्ते पहले से तनावपूर्ण रहे हैं।
इसके बावजूद तालिबान का ईरान के पक्ष में खड़ा होना क्षेत्रीय समीकरण बदलने का संकेत है। ट्रंप की ओर से तेहरान को दी गई चेतावनियां और खाड़ी में अमेरिकी सैन्य तैनाती। अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लाल सागर की ओर भेजे हैं, जिससे हालात और गर्मा गए हैं। तालिबान से पहले हूती भी ईरान के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। हूतियों ने रेड सी कॉरिडोर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले फिर से शुरू करने की धमकी दी है। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक व्यापार पर असर पड़ सकता है। तेल सप्लाई, समुद्री रास्ते और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सब खतरे में आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह क्षेत्रीय ध्रुवीकरण की शुरुआत है? अगर अमेरिका और ईरान आमने सामने आते हैं तो क्या तालिबान और हूती मुकाबले को और व्यापक बना देंगे, या फिर यह बयान दबाव की रणनीति है? मिडिल ईस्ट में बातचीत भी जारी है और बारूद भी जमा हो रहा है। तो क्या हालात एक बड़े क्षेत्रीय टकराव की ओर तेजी से बढ़ रहा है, या कूटनीति आखिरी वक्त पर बाजी पलट देगी? फिलहाल बयान तेज है, समर्थन खुलकर सामने आ रहा है और दुनिया इंतजार कर रही है क्या जंग होगी या फिर संवाद जीत पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी बीच एक बड़ी खबर जंग के मैदान से बड़ी खबर आई है। वॉर ब्रेकिंग शाहिद ड्रोन ने यूक्रेन में मचाई है जमकर तबाही। जी हां, बड़ी खबर इस समय की रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आई है। शाहिद ड्रोन ने यूक्रेन में तबाही मचा दी है। नई वर्जन शाहिद 107 का इस्तेमाल किया गया है। अब सूमी में भी रूस का बहुत बड़ा हमला यहां पर नजर आता है। लगातार रूस कैसे ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन पर कर रहा है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से शाहिद ड्रोन ने यूक्रेन में तबाही मचाई, उससे यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ है। लगातार उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और यहाँ चाहे बात बिजली संयंत्रों की हो या फिर रिहायशी इलाकों की, उन्हें किया जा रहा है टारगेट। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक और वॉर ब्रेकिंग रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई। तो 5 से ज्यादा ऊर्जा ठिकानों पर ड्रोन दागे हैं रूस पर यूक्रेन की बड़ी ड्रोन स्ट्राइक है। दरअसल ये क्रास्नोदर ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई है। तस्वीरें आपको दिखाएं। ये जो तस्वीरें हैं ये सामने आई हैं। जिस तरह से रूस एक एक करके निशाने साध रहा है, तो यूक्रेन भी कर रहा है पलटवार। और उसकी तस्वीरें बताया जा रहा है कि जिस तरह से यूक्रेन ने बड़ी कार्रवाई की है, 5 से ज्यादा ऊर्जा ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया है। चारों तरफ सिर्फ ये कहा जाए कि आग की लपटें नजर आई और आग बुझाते हुए यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम नजर आई है। बताया जा रहा है कि रूस का क्रास्नोदर ऑयल रिफाइनरी, जहां पर भीषण आग लगी और ये आग की लपटें लगातार अब बढ़ती ही नजर आती हैं। देखिए 4 साल से ज्यादा का समय होने को आया है। हजारों हमले इस बीच हुए, अनगिनत तबाही हुई, लेकिन रूस यूक्रेन जंग थमने का नाम नहीं ले रही। शांति वार्ता की तैयारी के बीच में जंग एक बार फिर से भड़क उठी है। यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी पोर्ट पर बड़ा ड्रोन अटैक किया, तो रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों को फिर से निशाना बनाया है। क्या ये शांति से पहले ताकत दिखाने की जंग है? जंग के 4 साल पूरे होने को है। रूस और यूक्रेन अब सीधे एक दूसरे की नसों पर वार कर रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी तट पर स्थित तामान पोर्ट पर बड़ा ड्रोन हमला किया। हमलों के बाद तेल भंडारण टैंक में भीषण आग लग गई।
वेयरहाउस और टर्मिनल को नुकसान पहुंचा और 2 लोग घायल हुए। तस्वीरों में आसमान को चीरती आग की लपटें तेल टैंक को जलते दिखा रही हैं। यूक्रेन की रणनीति साफ है कि रूस की ऊर्जा अर्थव्यवस्था पर वार करना है। लंबी दूरी के ड्रोन के जरिए तेल रिफाइनरी, भंडारण टैंक और निर्यात टर्मिनल सब निशाने पर हैं। मकसद एक तेल निर्यात से होने वाली कमाई को चोट पहुंचाना ताकि युद्ध की आर्थिक ताकत कमजोर हो सके। ब्लैक सी क्षेत्र रूस के ऊर्जा निर्यात का अहम केंद्र है और तामान पोर्ट उसकी रणनीतिक लाइफलाइन है। लेकिन जवाब भी आया। रूस ने ड्रोन और मिसाइल हमलों से यूक्रेन के ओडिशा क्षेत्र को निशाना बनाया। ओडिशा में ड्रोन के मलबे गिरने से ढांचे और परिवहन नेटवर्क को काफी नुकसान पहुंचा। बिजली और पानी की सप्लाई प्रभावित हुई। यूक्रेन का आरोप है कि रूस सर्दियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पावर ग्रिड पर लगातार हमले ताकि लोग अंधेरे, ठंड और पानी की कमी से जूझ सकें। ये सिर्फ सैन्य जंग नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जंग बन चुकी है। एक तरफ तेल टैंक जल रहे हैं, दूसरी तरफ पावर स्टेशन अंधेरे में डूब रहे हैं। ऊर्जा अब युद्ध का नया मोर्चा है। जिनेवा में प्रस्तावित शांति वार्ता से पहले दोनों पक्ष मेज पर बैठने से पहले मैदान में ताकत दिखा रहे हैं। कूटनीतिक दबाव और सैन्य दबाव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। 4 साल से ये जंग सीमा विवाद से आगे बढ़कर आर्थिक और ऊर्जा युद्ध में बदल चुकी है। तेल बनाम बिजली, ड्रोन बनाम ड्रोन और इमारतें सबसे ज्यादा शिकार। अब सवाल यह है कि क्या जिनेवा में होने वाली वार्ता इन लपटों को शांत कर पाएगी या शांति की मेज पर पहुंचने से पहले जंग और भड़केगी। रूस और यूक्रेन दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ऊर्जा ठिकाने जल रहे हैं, शहर अंधेरे में है और दुनिया चिंतित है। फिलहाल बारूद भी है और बातचीत भी है। देखना होगा आखिर जीत किसकी होती है, जंग की या शांति की। और इस समय की आइए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन ने रूस पर किया है एक और बड़ा हमला। तो बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस पर एक और बड़ा हमला कर दिया है। रूस के ब्लैक सी बंदरगाह पर यूक्रेन की तरफ से हमला बोला गया और बताया जा रहा है कि अब रूसी तेल जो है वो पूरी तरह से लपटों से घिरा हुआ नजर आया। टर्मिनल तबाह हो चुका है। हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो इमारत थी वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में एक दूसरे पर हमले जारी हैं। अब यूक्रेन ने रूस पर किया है एक और तगड़ा हमला। रूस के ब्लैक सी बंदरगाह पर बड़े हमले के बाद में आग से रूसी तेल टैंकर और यहाँ पर मौजूद टर्मिनल पूरी तरह से बर्बाद, तबाह हो चुका है। तस्वीर आपके सामने है। इस हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। अब इस बीच एक और बड़ी खबर, शांति वार्ता से पहले रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से हुआ है तेज। जी, तो शांति वार्ता से पहले रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से धार देता हुआ नजर आता है। ओडेसा क्षेत्र में बिजली, पानी व्यवस्था सब कुछ प्रभावित है। रूस के एक अहम बंदरगाह पर भी आग लग गई है। जमीनी हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से परिस्थितियां हैं उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि रूस का एक अहम बंदरगाह जिस तरह से तबाह किया है, आने वाले वक्त में रूस इसका जवाब जरूर देगा और इसका बदला जरूर लेगा। जमीनी हालात अभी भी यहाँ पर तनावपूर्ण हैं और ये ऐसे समय में है जब रूस और यूक्रेन आमने सामने आने वाले हैं बातचीत के लिए। 4 साल से ज्यादा समय से जंग जारी है। हजारों जिंदगियां तबाह हुई हैं। यूरोप की धरती अभी भी बारूद की गंध से भरी है। लेकिन अब वॉशिंगटन से बड़ा संदेश आया। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। रूबियो और ज़ेलेंस्की की मुलाकात अब जो माना जा रहा है, क्या उसमें सहमति बनी? क्या जंग थमेगी या फिर पुतिन मानेंगे नहीं?
महाशक्ति अमेरिका अब खुलकर कह रहा है कि रूस यूक्रेन जंग खत्म होनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से अहम मुलाकात की। बैठक में चर्चा का केंद्र था कैसे रुके ये जंग, कैसे आए वास्तविक और स्थायी शांति। बताया गया कि ट्रंप इस युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन का रुख साफ है, सिर्फ युद्ध विराम नहीं बल्कि ऐसी शांति जिसमें यूरोप की भागीदारी हो और सुरक्षा की ठोस गारंटी भी हो। कीव चाहता है कि ऊर्जा ढांचे की रक्षा, सैन्य सहायता की निरंतरता और रूस पर दबाव बरकरार रहे। मुलाकात के दौरान नए ऊर्जा और सैन्य सहायता पैकेज पर भी सहमति बनी है, यानी बातचीत भी है और हथियारों की आपूर्ति भी जारी है। लेकिन असली सवाल, क्या पुतिन इतनी आसानी से मान जाएंगे? रूस लगातार पूर्वी यूक्रेन में सैन्य बढ़त बनाए रखने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऊर्जा ढांचे पर हमले हो रहे हैं, ड्रोन और मिसाइलों की बौछार हो रही है और रणनीतिक इलाकों पर दबाव जारी है। मॉस्को संकेत दे चुका है कि वो बिना शर्त पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस चाहता है कि यूक्रेन की नेटो महत्वाकांक्षा पर रोक और कब्जाए गए इलाकों पर मान्यता। तो क्या ट्रंप की पहल डील मेकिंग की राजनीति है? ट्रंप खुद को पीस मेकर के तौर पर पेश करना चाहते हैं। रूबियो का संदेश साफ है कि अमेरिका समाधान चाहता है, लेकिन यूरोप की भूमिका अहम होगी। यूरोपीय यूनियन और नेटो के बिना किसी भी समझौते की गारंटी अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि ये जंग सिर्फ रूस और यूक्रेन की नहीं बल्कि यूरोपीय सुरक्षा ढांचे की है। एक तरफ शांति की कोशिशें रफ्तार पकड़ रही हैं, दूसरी तरफ मोर्चों पर लड़ाई जारी है। डिप्लोमेसी की मेज सज चुकी है, लेकिन मैदान खाली नहीं हुआ है। क्या ये जंग अब थम जाएगी? क्या पुतिन समझौते की राह चुनेंगे या फिर शांति की ये पहल एक और असफल कोशिश बन जाएगी? रूस यूक्रेन युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर है। ट्रंप शांति चाहते हैं, ज़ेलेंस्की सुरक्षा की गारंटी और पुतिन अपनी शर्तें। अब देखना होगा कि क्या समझौते की स्याही बारूद की गंध को मिटा पाएगी या जंग का यह अध्याय अभी लंबा चलने वाला है। फिलहाल उम्मीद जिंदा है, लेकिन अनिश्चितता भी बरकरार है। और चलिए बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की ओर। यूक्रेन की मदद को लेकर अब फ्रांस भी खुलकर आगे आ चुका है। तो रूस और यूक्रेन युद्ध में अब यूक्रेन का साथ देने के लिए कई देश हैं, जिसमें फ्रांस भी शामिल है। युद्ध के बीच अब फ्रांस ने यूक्रेन की मदद की है। फ्रांस के से कीव और चेनेव अब 10 जनरेटर्स पहुंचे हैं अस्पतालों और हीटिंग सिस्टम्स को बिजली मिलेगी। दरअसल रूस की तरफ से जो हमले किए गए वो सीधे हमले थे यूक्रेन के अलग अलग बिजली संयंत्रों पर। हीटिंग सिस्टम पूरी तरह से तबाह हैं। अस्पतालों में स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है। लोगों के घर पूरी तरह से ब्लैकआउट हैं और ऐसे मौसम में जहां पर हाड़ कपा देने वाली ठंड है, अब ऐसे में मदद को आगे आया है फ्रांस से मदद दी है, जनरेटर्स भेजे गए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों से रूस दहल उठा है। बड़ी खबर, यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले हैं रूसी ठिकानों पर। यूक्रेनी एयरफोर्स ने बड़ा हमला किया है रूस के अलग अलग ठिकानों पर। दक्षिण इलाके में फ्रंट लाइन पर अटैक को अंजाम दिया गया। जिस तरह से यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया उसमें MiG-29 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। MiG-29 फाइटर जेट से हमले को अंजाम दिया गया और बिल्कुल सटीक टारगेट साधते हुए कैसे निशाने लगाए हैं, कैसे हमले किए गए हैं, उसकी तस्वीर सीधे सामने है। और ये मान के चलिए कि यूक्रेनी एयरफोर्स ने अटैक किया दक्षिणी इलाके में
फ्रंट लाइन पर यह अटैक किया गया। MiG-29 फाइटर जेट से हमले को अंजाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंग अब सिर्फ जमीन, समंदर और आसमान तक सीमित नजर नहीं आती। मुकाबला ऑर्बिट में है। रूस पर आरोप है कि वो अंतरिक्ष में सैटेलाइट वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है। क्या स्पेस में न्यूक्लियर टकराव की आहट है? क्या पुतिन का सैटेलाइट किलर तैयार है? और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और यूरोप आखिर कैसे करेंगे मुकाबला? पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि रूस अंतरिक्ष में खतरनाक तरीके से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के 2 स्पेसक्राफ्ट लच-1 और लच-2 यूरोप और नेटो देशों के अहम सैटेलाइट के बेहद करीब पहुंच रहे हैं। आरोप है कि ये स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, यानी संवेदनशील डेटा पर नजर रखे हुए हैं। नेटो देशों को कम से कम 2 दर्जन महत्वपूर्ण सैटेलाइट इनकी जद में बताए जा रहे हैं। 2023 में लॉन्च होने के बाद लच-2 कथित तौर पर 17 से ज्यादा सैटेलाइट के पास पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही डेटा एनक्रिप्टेड हो, लेकिन मेटा डेटा और सिग्नल पैटर्न बहुत कुछ बता सकते हैं। तो सबसे बड़ा डर क्या है? अगर कोई देश किसी सैटेलाइट के ऑर्बिट को बदल दे या उसे टकरा कर गिरा दे तो पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क ठप हो सकता है। हाल ही में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में सैटेलाइट वॉरफेयर को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा बताया गया। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने चेतावनी दी कि सैटेलाइट नेटवर्क आज की जिंदगी की नींव है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।